आपने शायद एज़टेक के बारे में सुना होगा। वे 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मध्य मेक्सिको में रहे। लगभग 2 शताब्दियों तक एज़टेक साम्राज्य एक शक्तिशाली शक्ति था, जिसने क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और कृषि और अर्थव्यवस्था का विकास किया। इस राज्य की पूरी ताकत को जानने के बाद यह विश्वास करना कठिन है कि मेक्सिको में एज़टेक के बगल में पुरुपेचास नाम की एक छोटी जनजाति थी, जिसे एज़टेक जीत नहीं सके। लेकिन क्यों? आइए पहले समझें कि एज़टेक इतने शक्तिशाली क्यों थे। एज़टेक शक्ति के मुख्य रहस्यों में से एक मेक्सिको की घाटी थी। जो भी इस क्षेत्र का मालिक था, वह भाग्यशाली था। बात यह है कि इस घाटी में अनुकूल मिट्टी के साथ साथ ताजे पानी के कई स्रोत भी हैं। इस समृद्ध भूमि की बदौलत एज़टेक कभी भूखे नहीं रहे। मकई, सेम, कद्दू, टमाटर, मिर्च, फल और जामुन, आप इसका नाम लें, यह सब इस भूमि पर असीमित मात्रा में था। एज़टेक्स ने चिनम्पा की खेती की एक असामान्य विधि अपनाई। ये मूलतः तैरते हुए द्वीप थे जिन पर लोग भोजन उगाते थे। बड़ी ताजी झीलें लोगों को पूरे साल साफ पानी मुहैया कराती थीं। भोजन और पानी की असीमित आपूर्ति ने जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित की। प्राकृतिक संसाधनों ने उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद की। एज़टेक सेना बढ़ने लगी और पड़ोसी बस्तियों पर विजय प्राप्त करने लगी। अनुकूल जीवन स्थितियों के लिए धन्यवाद। एज़टेक ने अपना समय न केवल क्षेत्रों के विस्तार पर बिताया, बल्कि वे अपने लोगों को घरों और स्कूलों में शिक्षा भी देते थे। धनी परिवारों के लोग खगोल विज्ञान, दर्शन और इतिहास का अध्ययन कर सकते थे। जो लोग कम अमीर थे, उन्होंने सैन्य मामलों और हस्तशिल्प कार्यों का अध्ययन किया। अच्छी शिक्षा, अनुशासन और पूरे वर्ष भरपूर फसल प्राप्त की। इन सब ने एज़टेक की शक्ति की वृद्धि सुनिश्चित की। उन्होंने 15वीं शताब्दी में मध्य मेक्सिको की लगभग सभी जनजातियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन पुरापेचा पर नहीं। इस छोटे से राज्य का गठन 14वीं शताब्दी में हुआ था। कुछ सूत्रों का कहना है कि वे दक्षिण अमेरिका में रहते थे, लेकिन फिर वे उत्तरी मेक्सिको में आकर बस गए। लेकिन मुझे लगता है कि हम कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। फिर भी उन्होंने कथित तौर पर वहां के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो अब माचोइकन राज्य है, और वहां कई दशकों तक उन्होंने एज़टेक के ठीक सामने अपना साम्राज्य स्थापित किया। बेशक इसने लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों को उकसाया, लेकिन एज़टेक ने यह लड़ाई कभी नहीं जीती। स्पेनियों के मेक्सिको आने तक पोरोपेचा जीवित और विकसित होता रहा। पोरोपेचा अकेले एज़टेक का विरोध कर सकता था। प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद, उन्होंने धातुकर्म को समझा। वे तांबे, कांसे और पीतल को पिघलाकर मिला सकते थे और फावड़े और कुल्हाड़ी जैसे उच्च परिशुद्धता वाले श्रम उपकरण बना सकते थे। यह तकनीकी लाभ एज़टेक के साथ संघर्ष में निर्णायक कारकों में से एक था। एक अन्य कारक संख्यात्मक लाभ था। 15वीं शताब्दी के दौरान उनके पास उन्नत प्रौद्योगिकियां, एक स्थिर अर्थव्यवस्था, गर्म जलवायु और उपजाऊ भूमि थी। उनके लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और निस्संदेह एज़टेक के लिए यह एक आश्चर्य था। ऐसे पुराने रिकॉर्ड हैं जो पुरुपेचा के क्षेत्रों को जब्त करने के एज़टेक के प्रयासों के बारे में बात करते हैं। जब वे युद्ध के मैदान में आए तो उन्हें एज़टेक की सेना से दोगुनी से भी अधिक दुश्मन की विशाल सेना मिली। यह अज्ञात है कि यदि 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्पेनवासी उनके पास नहीं आए होते, तो पुरोपेचा का और अधिक विकास कैसे हुआ होता। 1521 और 1522 के बीच स्पेनियों ने पुरोपेचा के शासक को पकड़ लिया और साम्राज्य को अपनी शक्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया। बदले में स्पेनियों ने उन्हें क्षेत्र में स्वायत्तता और प्रभाव प्रदान किया। इसके अलावा उनमें स्पेनियों के साथ एक समानता थी, वह एक दुश्मन एज़टेक्स के साथ संघर्ष था। पुरुपेचा पहले की तरह रहते रहे और अपनी संस्कृति का विकास करते रहे। साथ ही उन्होंने स्पेनियों के साथ सहयोग किया और उनके साथ संस्कृति और परंपराओं का आदान प्रदान किया। पुरुपेचा के पतन का इस सहयोग से बहुत कुछ लेना देना था। स्पेनिश संस्कृति को एकीकृत किया गया और फिर पुरुपेचा के साथ मिलाया गया। इससे जनजाति की प्राचीन परंपराएं लुप्त हो गईं। ऐसा लगता है कि पुरोपेचा की महानता को भुला दिया गया है। हालांकि लगभग 175 शून्य लोग इस जनजाति के वंशज हैं और इसकी मूल भाषा बोलते हैं। यह भी अजीब है कि माचोआकन राज्य में ज्वालामुखीय पत्थर से बने बड़े बड़े गोल पिरामिड हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वे किसके हैं। कई लोग मानते हैं कि यह सब एज़टेक या मायंस की विरासत है, लेकिन पिरामिड पुरुपेचा के अवशेष हैं। एज़टेक साम्राज्य का पतन कहीं अधिक दर्दनाक था, क्योंकि वे स्पेनियों के साथ लगातार संघर्ष में थे।
लेकिन जैसा कि ऐतिहासिक अध्ययनों से पता चला है, यह उपनिवेशवादियों के साथ एक खुला टकराव नहीं था जिसने एज़टेक को नष्ट कर दिया, बल्कि यूरोपीय बीमारियों एज़टेक प्रतिरक्षा संक्रमण के लिए तैयार नहीं थी, जिसने स्पेन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे एज़टेक और पुरोपेचा में माया के साथ कई चीजें समान थीं। 16वीं शताब्दी तक मेक्सिको और मध्य अमेरिका के क्षेत्र को मेसो अमेरिका कहा जाता था। इस प्रकार लगभग 2000 वर्षों तक माया यहां के सबसे प्रभावशाली लोग रहे। आपने शायद उनके बारे में कुछ सुना होगा या उन्हें कुछ फिल्मों, प्रसिद्ध माया कैलेंडर, पिरामिड और इस तरह की चीजों में देखा होगा। लेकिन इस सभ्यता के बारे में आपकी उम्मीदें गलत हो सकती हैं। यह कानूनों, पत्थर के शहरों और वैज्ञानिक खोजों वाला एक बड़ा राज्य था। यह साम्राज्य 1800 ईसा पूर्व के आसपास पैदा हुआ और प्रकट हुआ और 6ठी शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन तभी हमारे ग्रह की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक के साथ कुछ अकथनीय घटना घटी। एज़टेक के विपरीत वैज्ञानिक अभी भी यह नहीं बता सके हैं कि माया सभ्यता के पतन का कारण क्या था। आइए इसे स्वयं समझने का प्रयास करें। माया साम्राज्य आधुनिक ग्वाटेमाला के क्षेत्र पर स्थित था। इस राज्य की शुरुआत में भी लोग मकई, तोरी और फलियां उगाने वाली कृषि में लगे हुए थे। फिर उन्होंने पहाड़ी इलाकों का पता लगाना और स्थापत्य स्मारकों का निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने पत्थर संभालना सीख लिया और अपने प्रसिद्ध पिरामिडों को खड़ा करना शुरू कर दिया। माया का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने लगभग 40 शहर बनाए और प्रत्येक में 5 से 50 तक शून्य लोग रहते थे। हर शहर जुते हुए खेतों और उपजाऊ बगीचों से घिरा हुआ था। संपूर्ण माया संस्कृति कृषि पर आधारित थी। अपने चरम पर माया साम्राज्य की संख्या लगभग 10 मिलियन। 20वीं शताब्दी में उन्होंने पत्थर से कुछ भी बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया। कोई नहीं जानता कि वास्तव में ऐसा क्यों है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कई विचार हैं। माया ने अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया था। 10 मिलियन लोग अब उतने नहीं हैं, लेकिन यह पृथ्वी की कुल जनसंख्या का लगभग 5% था। उस समय मेसो अमेरिका की प्रकृति इतने सारे लोगों का पेट नहीं भर सकती थी। शायद फसल संकट शुरू हो गया और सभी शहरों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। एक अन्य संस्करण कहता है कि माया ने सत्ता के लिए संघर्ष के कारण खुद को बर्बाद कर लिया। इतनी विशाल सभ्यता में संघर्ष और लड़ाइयां साम्राज्य को अंदर से तोड़ सकती थीं। कुछ शहरों के शासक दूसरों पर कब्जा करने के लिए एकजुट हो गए। शायद शासक वंश के उत्तराधिकारियों ने सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन मुख्य संस्करण में मौसम परिवर्तन शामिल है। लंबे सूखे से पूरी फसलें नष्ट हो सकती हैं और ताजे पानी वाली सभी झीलें सूख सकती हैं। शायद कई सालों से बारिश नहीं हुई थी और माया बड़े शहरों में जीवन का समर्थन नहीं कर सकी। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और पूरे मेसो अमेरिका में अन्य स्थानीय जनजातियों में विभाजित हो गए। फिर विदेशी विजेता माया साम्राज्य के क्षेत्र में आए और उनकी परंपराएं विभिन्न संस्कृतियों के साथ मिश्रित हुईं। आज माया के कई मिलियन वंशज मध्य अमेरिका में रहते हैं। ग्वाटेमाला की लगभग 40% जनसंख्या इन्हीं लोगों की है। आपने शायद एज़टेक के बारे में सुना होगा। वे 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मध्य मेक्सिको में रहे। लगभग 2 शताब्दियों तक एज़टेक साम्राज्य एक शक्तिशाली शक्ति था, जिसने क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की